मानवता की आकांक्षाओं को केवल शांति की स्थिति में ही पूरा किया जा सकता है। किसी भी सभ्यता के मूल तत्व में निहित अहिंसा ही वो राह है जो मानवता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। बावजूद इसके संघर्षों का भी अपना एक लंबा इतिहास रहा है और इन्हीं संघर्षों में एक संघर्ष हालिया दिनों में हमको देखने को मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारगोनो काराबाख संघर्ष की, जिसको लेके दो देश अजरबैजान और आर्मीनिया एक दूसरे के आमने सामने फिर से आ गए। आज इसी संदर्भ को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं कि नारगोनो काराबाख संघर्ष का इतिहास क्या रहा है और इसको लेके विश्व के तमाम देश इसको किस प्रकार देख रहे हैं और विशेष रूप से भारत इसको कैसे देखता है। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन बिंदुओं के अंतर्गत इस चर्चा को हम समेटेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, इस चर्चा में क्यों है शीर्षक के अंतर्गत ही हम यह जानेंगे कि वास्तव में यहां पर इस युद्ध को कैसे यह संघर्ष युद्ध में परिणत हो गया, तो इसको हम देखेंगे। और भौगोलिक अवस्थिति किसी भी देश काल की परिस्थिति को समझने के लिए, किसी घटना को समझने के लिए अनिवार्य अंग है। तो इसको देखेंगे कि वास्तव में ये कौन सी ऐसी जगह है जिसको लेकर ये दोनों देश संघर्षरत हैं। ऐतिहासिक अवलोकन अर्थात पीछे की घटनाओं का भी हम अवलोकन करेंगे कि वो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो इसको फिर से युद्ध में परिणत करने में आगे आती हैं। भारत का नजरिया क्या है इसको लेके, उस पर भी देखेंगे। और अंत में होगा अभ्यास प्रश्न जो हमारी परिपाटी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। सबसे पहले खबर को देख लें तो आप देख सकते हैं कि नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री, इंडियाज रिस्पॉन्स। इसका इतिहास क्या है इस संघर्ष का और भारत इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस पे कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आपको दो देशों का नाम बताया गया, अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जिसको लेके दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हुई। क्या है उसका इतिहास वो भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा में क्यों है। तो नारगोनो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई और वो युद्ध में परिणत हो गई, क्योंकि दुनिया के स्थापित संघर्षों में इसको एक माना जाता है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं विवाद है, वो संघर्ष में उलझे रहते हैं। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विवाद देख लें, रूस यूक्रेन का विवाद देख लें, या अफगानिस्तान में उलझा रहा अमेरिका उसका विवाद देख लें। तो ऐसे कुछ स्थापित संघर्ष हैं, उनमें ये भी एक है। साथ ही 19 सितंबर को एक घटना घटित होती है जो कि इकट्ठे हुए एक बारूद पर चिंगारी का काम करती है और यह संघर्ष युद्ध में बदलता है। क्या होता है? माइन ब्लास्ट होता है। अजरबैजान में एक मिसाइल दागी जाती है, ऐसा अजरबैजान कहता है कि उसके क्षेत्र में, जिसकी वजह से ये माइन ब्लास्ट हुआ, और इसके लिए वो जिम्मेदार ठहराता है उसी क्षेत्र को जिस पर इसने नागोर्नो काराबाख के अलगाववादियों पर इसका आरोप मढ़ा और साथ ही उस पर आक्रमण करने का, उस पर कार्रवाई करने का इसको एक मौका मिल जाता है। और 24 घंटों के भीतर इसने यहां पर अलगाववादी प्रांत पर जीत की घोषणा कर दी। साथ ही यहां पर आर्मेनियाई मूल के लोग रहते थे, जो एक एनक्लेव था। एनक्लेव एक विदेशी अंतः क्षेत्र को हम कहते हैं, जो किसी विदेशी जगह पर कोई ऐसा अंतः क्षेत्र जहां एक विशेष समुदाय के लोग रहते हों। तो आर्मेनियाई मूल के लोग यहां पर रहते थे, जिनकी संख्या तकरीबन 1,20,000 के आसपास है। इन लोगों को इस जो अंतः क्षेत्र है इसको भंग करने की घोषणा की गई और ऐसा कहा गया कि 1 जनवरी 2024 से ये अजरबैजान का हिस्सा हो जाएगा। तो ये वो मुद्दा था जिसकी वजह से ये चर्चा में है। आगे देखते हैं कि सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझें, तब हमको ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। आप देख सकते हैं कि ये पीले रंग में आपको अजरबैजान दिखाई दे रहा है और ठीक इधर हल्के गाढ़े कलर में आपको आर्मेनिया दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आर्मेनिया यहां पर है, बीच में अजरबैजान के अंदर इसकी स्थिति है, लेकिन उसके ठीक नीचे भी अजरबैजान का क्षेत्र है। साथ ही जो लाइट ब्लू कलर में ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यही एरिया है जिसको लेके विवाद है। नारगोनो काराबाख का यही वो क्षेत्र है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये जरूर अजरबैजान के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों में जो आर्मेनियाई मूल के लोग हैं वो 1,20,000 उनकी संख्या है। टोटल आर्मेनिया की जनसंख्या तकरीबन 28 लाख है, जिसमें 1,20,000 लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से यद्यपि वो यहां रह रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से वो आर्मेनिया के करीब अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए यहां पर एक अलगाव की भावना है इनके अंदर। अजरबैजान के अंदर
रहते हुए, इसलिए एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रही है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। और यहां पर आर्मेनिया से कनेक्ट होने के लिए एक कॉरिडोर है जिसको लॉचिन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जहां से आर्मेनिया के मार्फत के माध्यम से यहां पर व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती हैं। वो एक 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ये एरिया की अगर बात करें तो ये, अगर इस एरिया की हम बात करें तो एक पहाड़ी एरिया है और लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आर्मेनिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी की बात करें तो मात्र 50 किलोमीटर दूर ये स्थित है, अर्थात एकदम बॉर्डर की बात है। और यहां पर आर्मेनियाई समर्थन करता है इन लोगों का। इसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन उसको हम उसकी यात्रा से पूर्व ये समझें कि इसके आसपास क्या है। तो ऊपर आप देख सकते हैं, यहां पर ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है। इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट है। यहां पर अगर इधर आ जाएं, आप देखें तो ये एरिया जो है बीच में, इस एरिया पर भी अजरबैजान का यहां पर क्षेत्र पड़ता है। साथ ही ऊपर जॉर्जिया है, इधर रशिया है, यहां पर कैस्पियन सागर की अवस्थिति है, यहां ईरान है, इधर टर्की है। तो ये कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं आगे इसका एक ऐतिहासिक अवलोकन कि क्या वो कारण थे जब इनके बीच विवाद हुआ। तो नारगोनो काराबाख का जो क्षेत्र है, ये वस्तुतः एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आर्मेनियाई एनक्लेव है, आपको पहले बताया जा चुका है। और आधिकारिक तौर पर ये अजरबैजान के अंतर्गत आता है। आधिकारिक तौर का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उसको, चूंकि भौगोलिक रूप से वो उसके अंदर है अजरबैजान के, इसलिए अजरबैजान का समर्थन यहां पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय जरूर करता है। लेकिन एक 1.2 लाख आबादी आर्मेनियाई है, जो आपको बताया गया, जिसके कारण वो अपने आप को आर्मेनिया के करीब महसूस करते हैं। आर्मेनियाई लोगों की अगर बात करें तो इनका धर्म ईसाई धर्म है, जबकि अजरबैजान में जो लोग होते हैं, जिनको एजेरिस कहा जाता है, ये शिया मुसलमान है। तकरीबन 95% इनकी आबादी है, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन 95% आबादी होने के कारण ये बहुतायत ऐसे लोग हैं। अगर इस कॉन्क्लेव में बात करें तो ये लॉचिन कॉरिडोर के थ्रू यहां से जुड़ा हुआ है। ये इसको समझने के बाद आपको घटना और ठीक से समझ में आएगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पहले, फ्लैशबैक में अगर देखें तो शाही रूस जब हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था तुर्की का, और फारसी साम्राज्य हुआ करता था, तो भी इस क्षेत्र को लेकर इनके बीच में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। हालांकि इन दो देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 1922 में सोवियत संघ का जब गठन हुआ, जब अस्तित्व में आया दिसंबर 22 में, तो नारगोनो काराबाख का जो क्षेत्र है, वहां पर एक अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि वो पूरा एरिया सोवियत संघ के अंडर आता है। तो उस एरिया पर अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य स्टैब्लिश होता है। फिर 23 में यूएसएसआर ने अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के भीतर नारगोनो काराबाख स्वायत्त ओब्लास्ट की स्थापना की। ओब्लास्ट बेसिकली रशियन में ही वहां के प्रोविंस को, प्रांत को कहा जाता है। तो वहां पर एक नारगोनो काराबाख स्वायत्त ओब्लास्ट स्टैब्लिश कर दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन जब सोवियत संघ का पतन शुरू होता है, उसकी पकड़ कमजोर होती है, तो उसकी मर्जी के खिलाफ चीजें अब होंगी। तनाव का दौर तब शुरू होगा जब सोवियत संघ का पतन शुरू होगा। और 90 के दशक के उत्तरार्ध में 1988 में आप देखेंगे कि इसकी क्षेत्रीय विधायिका जो थी, इस क्षेत्र की, अगर हम बात करें नारगोनो काराबाख क्षेत्र की, उसने एक प्रस्ताव पारित किया। और प्रस्ताव पारित करने के साथ ही उसने अपनी जो मंशा है वो जारी कर दी, जाहिर कर दी, आर्मेनिया के साथ सम्मिलित होने की। और आर्मेनिया में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा के साथ ही यहां पर तनाव की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से विघटित हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों भी स्वतंत्र राज्य के राष्ट्र के रूप में आए। यहां पर क्या हुआ कि नारगोनो काराबाख को लेके अब जब ये दोनों स्वतंत्र हो गए, तो इनके बीच में युद्ध होना, संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि पहले से ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इनके बीच डिस्प्यूट चला आ रहा था। अब इसको लेके संघर्ष शुरू होता है और युद्ध भी होता है। 30,000 लोग मारे भी जाते हैं। 1993 तक आते आते आर्मेनिया द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता है, अर्थात यहां पर आर्मेनिया प्रभावी रहता है। साथ ही केवल आर्मेनिया ने इस पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि 20% भौगोलिक क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, जो कि अजरबैजान के क्षेत्र में आता था। इस तरह से यहां तक हमको आर्मेनिया काफी प्रभावी दिख रहा है। 1994 में रूस ने यहां पर मध्यस्थता की और युद्ध विराम रूस की मध्यस्थता के पश्चात यहां पर होता है। बिश्केक प्रोटोकॉल कहा जाता है उसको। और सितंबर 2020 में आप देखेंगे कि अजरबैजान और आर्मेनिया फिर से युद्ध की चपेट में एक बार आते हैं।
इस बार अजरबैजान थोड़ा आक्रामक होता है और वो नारगोनो काराबाख के आसपास के जिन क्षेत्रों पर आर्मेनिया ने पहले कब्जा किया था उस पर अब अधिकार करने में यह सक्षम होता है। फिर अगर आगे हम बढ़ें तो अमेरिका और इधर देखें तो रशिया, ये दोनों व्यस्त थे किन्हीं कारणों से। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त था और रशिया अपने पड़ोसी मुल्क से जॉर्जिया में युद्ध में वहां पर संकट में व्यस्त था। तो रूस फिर से एक समझौता कराता है और लाचिन कॉरिडोर पर शांति सेनाएं यहां पर देकर मामला ठंडा करता है। लेकिन यहां आने के बाद अगर हम बात करें तो अजरबैजान ने जीत का स्वाद चख लिया था और अब वो किसी भी प्रकार के समझौते के लिए राजी नहीं हो रहा था। अब उसकी आकांक्षाएं कुछ और थीं और वो अब तलाश में था इस क्षेत्र पर पूरी तरह से काबिज होने के लिए, क्योंकि यह भौगोलिक रूप से उसकी परिसीमा के अंदर था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसका समर्थन कर रहा था। तो दिसंबर 2022 में अजरबैजान द्वारा अब क्या किया गया कि लाचिन कॉरिडोर जो है, जो मार्ग है जहां पर वहां आप कह सकते हैं कि आर्मेनियाई समर्थित लोगों के लिए जहां से सहायता सामग्रियां पहुंचाई जा सकती थी, उस कॉरिडोर को इसने ब्लॉक कर दिया। वहां से आर्मेनिया से कोई भी चीज, क्योंकि अजरबैजान का यह कहना था कि वस्तुतः वहां पर दैनिक जीवन की सामग्री के अलावा हथियार सप्लाई किया जाता है, तो ऐसी गतिविधियों को हमने रोका है। बहरहाल इस कॉरिडोर को अवरुद्ध करने के बाद वहां की जनता पूरी तरह से परेशान हो गई, स्थितियां सामान्य नहीं रही। और इसी बीच में आप देखेंगे कि अजरबैजान तो बहाना ही ढूंढ रहा था कि एक अटैक होता है, ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के बाद 19 सितंबर को इस क्षेत्र पर आतंकवाद पोषित करने के नाम पर अजरबैजान द्वारा कार्रवाई की जाती है और पूरी तरह से यहां पर इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। यहाँ के अब समस्या यह है कि जो 1.2 लाख के आसपास यहाँ के जो लोग हैं वो अब थोड़े से परेशान होते हैं, उनका भविष्य दांव पर लगता है। उत्पीड़न के डर से पलायन शुरू होता है। युद्ध होगा तो पलायन अवश्यंभावी घटना है, पलायन शुरू होता है और आर्मेनिया छोड़ने और भागने की खबरें आने लगती हैं। तो ये इसका शुरू से अब तक का इतिहास था। अब यहाँ पर आर्मेनिया के साथ भारत के कैसे ताल्लुकात हैं, साथ ही अजरबैजान को भारत कैसे देखता है और क्या इस घटना से भारत कैसे प्रभावित होगा, तो एक नजर डालते हैं। अगर सोवियत संघ के पतन के बाद देखें तो भारत और आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के समय भारत आगे आया था। अर्थात भारत एक तरह से देखा जाए तो दोनों को समान दृष्टि से देख रहा था। आर्मेनिया के साथ भारत ने 1999 में अपना दूतावास खोला। साथ ही अगर आर्मेनिया की बात करें तो चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, उसमें भारत के पक्ष की बात हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सम्मिलित करने की बात हो, इन दोनों ही मुद्दों पर आर्मेनिया भारत का समर्थन करता है। ये दोनों ही संवेदनशील मुद्दे, भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दे, और ऐसे मुद्दों पर इनका समर्थन आर्मेनिया को कहीं ना कहीं भारत के करीब लाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरे पक्ष को ध्यान न दें, उसको भी हम देखते हैं। साथ ही 2022 में आर्मेनियाई सशस्त्र बलों को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक युद्ध सामग्री और 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के गोला बारूद और युद्ध जैसे भंडार की आपूर्ति करने के भारत और आर्मेनिया के बीच के समझौतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये एक आर्थिक पहलू भी है। साथ ही अगर भारत और अजरबैजान को हम देखें तो इनके बीच राज्य प्रमुख और सरकार के स्तर पर एक भी यात्रा नहीं हुई है। ये एक विचारणीय बात है। यात्राएं हुई हैं, कब हुई हैं उसको भी देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहां गए, राधा कृष्णन साहब गए, जवाहरलाल नेहरू जी भी गए, लेकिन कब गए? जब अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य था। साथ ही अगर नैम की शिखर सम्मेलन हुआ या मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ तो उसमें भारत के विदेश मंत्री जरूर गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं राज्य के प्रमुख या सरकार के तौर पर जाने की, तो यहां पर ना जाना कहीं ना कहीं दिखाता है। फिर भी इस घटना के बावजूद भारत इसमें ऐसी बात कहता है कि बातचीत के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो भारत एक तरह से तटस्थता की नीति यहां भी अपनाए हुए है। बात करते हैं कि क्या प्रभाव हो सकता है, भारत की कुछ प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ सकता है, तो उसको हम देखें तो भारत एक महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में सोच रहा है। वो क्या है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, जिसको INSTC के सदस्य हैं, आप जानते हैं, जिसे भारत विकसित करने का इच्छुक है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को इसमें शामिल करने के आर्मेनिया के प्रस्ताव का समर्थन भी करता है।
लेकिन जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा तो सीधे तौर पर यूरोप और रूस के प्रवेश द्वार के रूप में पाकिस्तान को दरकिनार करने की जो भारत की योजना है वो योजना कहीं ना कहीं ब्रेक होगी, क्योंकि भारत ये चाहता है कि ये ईरान से होते हुए अजरबैजान और रशिया और यूरोप का रास्ता तय करते हुए ये मार्ग विकसित करे, जो आप देख सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में अगर तनाव होगा तो भारत का जो प्लान है, जो योजना है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। इसलिए भारत शीघ्र चाहेगा कि इस मामले का निस्तारण हो जाए। आइए चलते हैं आगे और हमारी परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन अजरबैजान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी टर्की। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि एमपीपीसीएस मेंस के लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। और आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारा 10 अक्टूबर से एडमिशन तो प्रारंभ है, बैच 10 अक्टूबर से शुरू होगा। बीपीएससी निबंध की अगर बात करें तो कक्षाएं 5 अक्टूबर से शुरू होंगी और इन सारे संबंधित सब्जेक्ट्स के संचालन के लिए आप 9311406441 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।